तो हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है बैड बैंक इन इंडिया के साथ। देखो, हमारे देश के अंदर जो बैड बैंक है वो दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनी है। पहला है NARCL और दूसरा है हमारा IDRCL। जो NARCL है ये बेसिकली क्या करता है, बैंकों से जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनको एक्वायर करता है, उनको परचेज करता है। और जो IDRCL है वो बेसिकली उन एसेट्स को क्या करता है, सेल करके जो पैसा है उसको जो है वो रिकवर करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, NARCL इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द स्ट्रेस एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो NARCL एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कमर्शियल बैंक के स्ट्रेस एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। देखो, NARCL स्टार्टिंग विद द टोटल कैपिटल 6000 करोड़, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब इसने अपना काम स्टार्ट किया था तो इसकी जो कैपिटल थी वो 6000 करोड़ थी। उसके बाद अक्टूबर 2020 NARCL रिसीव्ड RBI लाइसेंस, तो RBI ने इसको लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया था, ये भी करेक्ट है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव 51% ओनरशिप ऑफ NARCL, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं NARCL के अंदर 51 ओनरशिप उनकी जो है उनकी है। और देयर ऑब्जेक्टिव इज सेल ऑफ बैंक स्ट्रेस एसेट इन द मार्केट, तो ये जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ परचेज करना, सेल करने का काम IDRCL का था। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द NPA एक्विजिशन प्रोसेस बाय नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड। NARCL proposes to acquire stress assets of about 2 लाख करोड़ in phases। देखो, NARCL ने स्टार्टिंग के अंदर बोला था, मतलब इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि बैंकों से 2 लाख करोड़ रुपए की जो NPAs है उनको एक्वायर करना, उनको परचेज करना, और ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में जो है वो किया जाने वाला था। और जो भी एसेट्स एक्वायर की जाएगी उसकी जो पेमेंट है वो 15% कैश में की जाएगी और 85% जो है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट में जो है वो की जाएगी। इन सितंबर 2016 जो यूनियन कैबिनेट थी उसने बेसिकली यहाँ पर 30,600 करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटी रिसिप्ट NARCL ने इश्यू किया था उसको गारंटी देने का जो प्रपोजल था उसको जो है वो क्लियर कर दिया था। तो ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IDRCL इज अ सेटअप टू वर्क विद द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी पर्पस क्या था? Their objective to sell off the bank stress asset in the market, to provide loans to small medium sized enterprises, to offer investment banking services to corporate clients, या फिर all of the above। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दे इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है, जो हमारा IDRCL था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि जितने भी बैंक की स्ट्रेस एसेट्स हैं उनको यहाँ पर मार्केट में सेल करके लोन का पैसा जो है वो रिकवर करना। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश एंटिटीज हैव 51% ओनरशिप ऑफ IDRCL, यानी कि कौन सी ऐसी एंटिटीज है जिनकी यहाँ पर IDRCL के अंदर 51% ओनरशिप है? प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, या फिर बोथ हैं अभी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की जो है IDRCL के अंदर 51% जो है वो ओनरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ईज ऑफ एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, देखो, ईज ऑफ एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस को 2018 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा। तो उन्होंने ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया था और इसका पर्पस क्या था? तो बेसिकली हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको यहाँ पर इंप्रूव करना, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनको यहाँ पर जो है इंक्रीज करना। तो बेसिकली ईज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहले इट वाज लॉन्च इन जनवरी 2018, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट वाज लॉन्च जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, तो ये भी करेक्ट है। इट वाज ऑथर्ड बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, तो ये भी करेक्ट है। इट एम्स टू फोस्टर रिफॉर्म्स इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो ईज है, जो हमारा ईज है, इसका जो पर्पस था
वो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर रिफॉर्म ले आने का था। तो पहली तीन स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या होगी, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईज 2.0 was built on the foundation of ईज 1.0 and introduced new reform action points across six themes to make reforms. Six themes of ईज 2.0 include, तो वो सिक्स थीम्स क्या है और इसमें से कौन सी उस सिक्स थीम के अंदर इंक्लूडेड थी। देखो हमारे जो ईज थे वो बेसिकली यहाँ पर 5 ईज जो है वो लॉन्च किए गए थे, ईज 1, ईज 2, ईज 3 और ईज 4, ठीक है। इनका अपना अपना यहाँ पर अलग ऑब्जेक्टिव था। तो जो ईज 2.0 था वो ईज 1.0 के फाउंडेशन के ऊपर ही बिल्ड किया गया था। देखिए जो ईज 1.0 के जो ऑब्जेक्टिव था उसी के ऊपर ईज 2.0 को बिल्ड किया गया था। इसके अंदर 6 थीम थे जिनके ऊपर जो है वो काम करना था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ये सारे के सारे इन 6 थीम के अंदर जो है वो इंक्लूडेड थे। अब ये 6 थीम क्या था, पहला था रिस्पॉन्सिबल बैंक, जो हमारी बैंक से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करेगा, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स और प्रूडेंस के साथ जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो जो कस्टमर है उसकी जो क्वेरीज है उनको जल्दी से जल्दी जो है रिस्पॉन्ड करेगी बैंक, ठीक है, ताकि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज किया जा सके, उसकी जो नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके। उसके बाद क्रेडिट ऑफ टेक, तो बैंक जो है यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ को जो है बूस्ट करेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक एज अ उद्यमी मित्रा, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बेसिकली एक फैसिलिटेटर की तरीके से काम करेगी जिससे एमएसएमई क्रेडिट मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से की जा सके, यानी कि एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन, तो इसके अंदर देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं सबको फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है, और किसके थ्रू, डिजिटल डिजिटल चैनल्स के थ्रू। उसके बाद गवर्नेंस एंड एचआर, तो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का हमें यूज करना है और एफिशिएंट तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, EASE 3.0 seeks to enhance ease of banking in all customer experience using technology. The four themes decided for EASE 3.0 का, ठीक है। तो देखो EASE 3.0 का मेन पर्पस क्या था कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके जो कस्टमर है उसके एक्सपीरियंस को जो है वो इंक्रीज करना है, मतलब कि उसका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा बनाना है। तो इसके अंदर बेसिकली 4 थीम्स पे काम किया जाना था। वो 4 थीम्स क्या, पहला है स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, hard wiring sound banking system through IT system, tech enables ease of banking, गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर या फिर बैड बैंक। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें कि वो 4 थीम्स कौन से थे ईज 3.0 के अंदर। फटाफट से इसका आंसर बता दें, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। तो पहले 4 हमारे इंपॉर्टेंट थीम थे। पहला थीम देखो क्या कह रहा है, स्मार्ट लैंडिंग, तो हमें यहाँ पर स्मार्ट तरीके से लैंडिंग करनी, यानी कि ऐप के थ्रू, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है लैंडिंग करनी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हार्ड वायरिंग एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम थ्रू आईटी सिस्टम, तो हमें क्या करना है, हमारा जो आईटी सिस्टम है उसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी कि हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हमें बिल्ड करना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हम उसका यूज करके बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। टेक इनेबल्स ईज ऑफ बैंकिंग, तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से इजी तरीके से जो बैंकिंग सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, वो कस्टमर को जो है वो ऑफर करेंगे। साथ ही साथ गवर्नर और आउटकम सेंट्रिक एचआर पे भी हम फोकस जो है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश रेफर्स टू द फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट और बिजनेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेस को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ऑप्शन सी कंपनी फाइनेंसिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दें, जब हम किसी प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कंपनी फाइनेंसिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चैनल्स फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इंक्लूड्स, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए कहां कहां से फंड्स मिल सकता है। पहला है गवर्नमेंट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज या फिर ऑल ऑफ द। तो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कौन कौन सी एंटिटी यहाँ पर प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर ऑल ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चार बॉक्स में बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट भी यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करती है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एनसीईएफटी है,
एनबीएफआईडी वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है, कमर्शियल बैंक भी प्रोवाइड करती है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फीचर नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का। पहला है लॉन्गर मेच्योरिटी, दूसरा है लो लार्जर अमाउंट, तीसरा है लो रिस्क या फिर नन ऑफ द। तो फटाफट से यहाँ पर मुझे आंसर बता दिए इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फीचर नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का। लॉन्गर मेच्योरिटी, लार्जर अमाउंट, लो रिस्क या फिर नन ऑफ द। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, लो रिस्क इज द करेक्ट आंसर। बाकी लॉन्गर मेच्योरिटी, लार्जर अमाउंट, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के। तो लॉन्गर देखो, नॉर्मली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं, 5 साल 10 सालों के लिए, और जो पैसा लगता है वो भी बड़ी अमाउंट में होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर फीचर है, और इसमें रिस्क जो है वो ज्यादा होता है, कम नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो